वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने करवाया था क्वेश्चन फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इनकम टैक्स चैप्टर 9। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन सेकंड है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमें ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रीफ राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। एक हमें नोट बनाना है कि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता क्या है। According to section 32 subsection 2, wherein assessment of the SSC income from a business profession, current year depreciation cannot be set off in the full because no profit or insufficient profit from the business or profession. The amount which cannot be set off in the is termed as अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। जो सेट ऑफ अमाउंट नहीं की जाती है, जो अनसफिशिएंट, हमें जिसको अनसफिशिएंट जो हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जो प्रॉफिट अनसफिशिएंट होता है, उस अनसफिशिएंट प्रॉफिट को हम बोलते हैं अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। सच unobserved depreciation may be set off against the profit of any other person of a provision during the same previous year if this amount cannot be set off against the profit of other business or profession due to insufficient profit, the amount may be carried forward for the sequence year of the year and called unobserved depreciation। वो जो हमने सेट ऑफ नहीं किया वो प्रॉफिट, उसके बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे उसको, तो वो जो अनसफिशिएंट प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे ईयर टू ईयर, अगले साल तो अगले साल, उसको बोलते हैं अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। रूल रिगार्डिंग सेट ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, कौन कौन से रूल्स हैं जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बनाए गए हैं। If the income from profit of any business insufficient set off its current depreciation, the profit of any other business or profession can be utilized to meet other current depreciation of the farm business. Hence unobserved depreciation, one business is deductible from the profit of another business। जो एक अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो दूसरे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन से डिडक्ट हो जाएगा, वो अलग कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने बोला है कि अनसफिशिएंट प्रॉफिट है आपके बिजनेस के अंदर, वो सफिशिएंट नहीं है करंट डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, तो जो वो डेप्रिसिएशन है उसको फार्मर बिजनेस, हैंस उसको क्या करेंगे, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो उसको डिडक्टेबल कर देंगे प्रॉफिट के अंदर से, जो दूसरा बिजनेस है उसके अंदर से। इफ द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस इज अनेबल टू अब्जॉर्ब टू द विच अमाउंट इज डेप्रिसिएशन, द बैलेंस ऑफ सच डेप्रिसिएशन which remains unobserved can be set off against the income chargeable under any other head of the year. If still some part of the allowance remains unobserved, it can be carried forward for the following assessment। जो अलाउंस हैं वो अनऑब्जर्व रह गए हैं कुछ, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन असेसमेंट ईयर के अंदर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के थ्रू। इसके बाद द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन शैल बी एडेबल टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो एडेबल होता है। इसके बाद है फॉर द प्रीवियस ईयर, स्कीडिंग प्रीवियस ईयर shall be such time it is fully deductible, no time limit is fixed for the purpose of carrying forward of unobserved depreciation। कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती कैरी फॉरवर्ड करने की अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की। इसके बाद इसको हम कैसे, इफ देयर इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अलोंग विद द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, एक ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस है जिसका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड सेट ऑफ करना है हमें अंडर, वो हम कैसे करेंगे। बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, बिजनेस का जो पहले का प्रॉफिट है करंट ईयर से पहले का, उसके अंदर से हम लेस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस आएगा उसके अंदर से हम फिर लेस करेंगे बैलेंस, जो हमारा बिजनेस का जो लॉस है वो उसके अंदर वो जो बैलेंस बचेगा उसके अंदर से फिर हम लेस करेंगे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। तो जो हमारा बैलेंस आएगा, स्टिल इफ देर इज अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेफ्ट, अगर फिर भी कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेफ्ट रह जाता है तो इट कैन बी सेट ऑफ, तो वो सेट ऑफ किया जाएगा इनकम अगेंस्ट इनकम के अगेंस्ट अंडर एनी अदर हेड, कोई भी अदर हेड के अंदर। कंटिन्यू ऑफ द बिजनेस इट इज़ नॉट रिलीवेंट फॉर द सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये कोई भी रिलीवेंट नहीं है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है ऑफ एन एसेट्स ऑफ द एसएससी, जो एसेट्स होती हैं एसएससी की उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। डिस्कस द रिलेटिंग ऑफ टू बी फुल्ली, उसको फुल्ली डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1
ऑफ द एक्चुअल कोस्ट मीन्स द एक्चुअल कोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एसएससी। एक्चुअल कोस्ट क्या होती है? जो एक्चुअल कोस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट्स की एसएससी की, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स ड्यूटीज, जो भी टैक्स ड्यूटीज है उनको इंक्लूड करके, एज द रिड्यूस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट देयर फॉर इफ एनी एज ही है मीट डायरेक्टली टू द indirectly by any other person authority. For example, एसएससी परचेज है मशीनरी, एसएससी ने परचेज की मशीनरी 2 लाख की, 2 लाख की, टू मीट आउट द कॉस्ट ऑफ एसएससी, जो मीट आउट है जो कॉस्ट है एसएससी की सेट ऑफ जो गवर्नमेंट ने की है 40,000 40,000, द एक्चुअल कॉस्ट विल बी, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जो गवर्नमेंट ने सेट की है जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटा के, जो जैसे जो टैक्स और ड्यूटीज़ हैं उनको हटा के, जो गवर्नमेंट ने काटा है उसको हटा के, 2 लाख में से हम जो 40,000 लेस करेंगे तो 160 बच जाएगा। 160 लाख जो है वो हो गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट, जो हम बोलते हैं एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट है वो। इसके बाद इट इज़ क्लियरिफाई द एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल अमाउंट, तो ये क्लियरिफाई हुआ है जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल अमाउंट होती है जितनी हमने पे की है। ये नहीं बोलते कि मेरी सैलरी 60,000 है लेकिन मुझे काट पीट के मिलती है 55,000, तो उसी तरीके से जो एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपकी वो बताई गई है। Where the assessee incur any expenditure of assuming of any assets in respect of any payment, agrees the payment of the made to the person in the day, otherwise then by any amount pay check drawn any bank, any amount pays bank draft, use an electronic system through a bank account exceeding 10,000, such expenditure shall be ignored in the purpose of determining actual cost of the assets। जो एक्सपेंडिचर हैं अगर 10,000 के एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी बैंक से हमें इग्नोर कर दिए जाएंगे, वो डिटरमाइन नहीं किए जाएंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर। वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स, जो इन्वेंट्रीज हैं हमारी उनको कैपिटल एसेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दी गई हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस प्रोफेशन, जो यूज़ कर जा रही है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? सच फेयर इन्वेंट्रीज के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जो असेसमेंट उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, डेट ऑफ कन्वर्जन जो असेसमेंट ईयर है उसके ऊपर। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट, इन अमाउंट्स को भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूड करती है। इंटरेस्ट पेड on the amount borrowed by the SSC before the commencement of production of an acquisition and installment of plant and machinery, increase on loan taken for the purchase of the assets, जो increase हुआ है लोन जो आपने assets taken की हैं, increase liability on the account of devaluation of rupees, expenditure on known how of irritating of commissions of the plant expenditure incurred by the टैक्स रन्स ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी टैक्स रन्स है उसकी जो प्लांट और मशीनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है वो। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग एसेट्स, जो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है ड्यूरिंग एसेट्स की, डिफरेंट एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर गिवन इन एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट एसेट्स की क्या होगी? एसेट्स यूज बाय साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स यूज की जाती हैं। इफ एनी एसेट्स विच हैज़ बीन purchased in scientific research related to business and how assets has been used in the business before is case used for scientific research के लिए जो assets यूज़ की जाती हैं उसके अंदर जो है determined by the deduction the amount of deduction section 35 subsection 1(4) from the actual cost such be assets of SSC under section 35(1)(4) of the act 100% of actual cost has been purchase of scientific research all allowed deduction, उसके ऊपर 100% हो गया। अगर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने एसेट्स का यूज़ किया है तो उसके ऊपर 100% अलाउ होगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एसएससी माइनस डिडक्ट करेंगे हमें, डिडक्शन कोई भी 100% डिडक्शन होगी तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? नील। सो एक्चुअल कॉस्ट सच एसेट्स शैल बी नील। तो इनकी जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी एसेट्स यूज़ की जाती हैं जो उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो नील होती है। नील का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं होती है। Assets acquired by way of gift or inheritance. If any assets is acquired in the SSC by a gift and inheritance, the actual cost of assets as such shall be actual cost of the previous owners. It reduce the amount of depreciation allowed in the assets of the rate of application such assets. उनकी जो assets की जो amount है वो allow करता है वो डिडक्ट नहीं होगी, उसके डिडक्टेबल है, अलाउड डिडक्ट करी जाएगी। उसके बाद परचेज ऑफ एनी ओल्ड एसेट्स, आपने कोई भी ओल्ड एसेट्स परचेज किए हैं। इफ एन एसएससी हैज़ परचेज हैज़ एसेट्स विच प्रीवियसली यूज्ड, जो प्रीवियस साल से यूज़ हो रही हैं अदर पर्सनस की कोई भी एसेट्स उसने परचेज की है, सेटिस्फाई इन पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिड्यूस द इनकम टैक्स लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो जो डेप्रिसिएशन है
इंक्रीज किया जाएगा। ट्रांसफर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स सच एसएससी शैल बी अमाउंट ऑफ असेसिंग ऑफिसर में डिटरमाइन द रिगार्डिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द केस। उस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो होता है। उसके बाद एसेट्स रिक्वायर्ड ऑफ द ओ बाय द एसएससी, रिक्वायर्ड की गई हैं किसी एसएससी के द्वारा। इफ एनी एसेट्स विच हैज बी प्रीवियसली ओन्ड बाय द एसएससी ऑफ द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड देयरफॉर क्रेज्ड द पर्पज प्रॉपर्टी बाय द सीजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अदरवाइज रीएक्वायर्ड, मतलब वो रीएक्वायर्ड मतलब दोबारा से एक्वायर कर दी है प्रॉपर्टी, शैल बी लास्टेड फॉलोइंग अमाउंट, ये अमाउंट उसके अंदर दी जाएंगी। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स वो फर्स्ट एक्वायर्ड, जो हमने पहले एक्वायर की थी, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा सेट टू द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट, उसके प्रिस्क्राइब्ड रेट के ऊपर। उसके बाद द एक्चुअल प्राइस फॉर विच एसेट्स इज रिक्वायर्ड बाय देम, जो एक्चुअल कॉस्ट की लिया है वो रिक्वायर्ड किया है उसको एक्चुअल कॉस्ट को रिक्वायर्ड करेंगे बाय देम एसेट्स के ऊपर। उसके बाद बाय एंड लीज बैक, बाय कर लिए या लीज बैक कर दिए। इफ़ द एसएससी फर्स्ट पर्सन बाय एनी एसेट्स ऑफ फ्रॉम द पर्सन सेकंड, एसएससी ने पहले पर्सन के लिए बाय किए हैं, पर्सन सेकंड के फर्स्ट पर्सन ने बाय किए हैं सेकंड पर्सन के लिए, एंड प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसएससी सेकंड पर्सन शैल यूज द एसेट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेकंड पर्सन जो है वो यूज़ कर रहा है उन एसेट्स को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। ऑल्सो क्लेम डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स, उन एसेट्स के लिए वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा है। देयर फॉर एक्वायरिंग एसेट्स ऑफ एसएससी बाय लीज, मतलब लीज मतलब क्या बोलते हैं, रेंट पे ले लेना, उनको बोलते हैं लीज पे ले लिया है हमने, उधार बोल सकते हैं हम उसको। हेयर एंड लाइटिंग एंड एक्चुअल कॉस्ट सच एज assets of SSC first person shall be same on the written down value of asset second person at the time of transfer, मतलब written down value of method उसको सेकंड पर्सन को उसको देनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम इतने ही करेंगे। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस के। अगर आपको इसका सेकंड मतलब जो थर्ड पार्ट है वो चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।